अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो की थी साइंस फिक्शन के ऊपर, जिसमें हमने बताया कि साइंस फिक्शन के थ्रू अक्सर फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो उसमें हमने एक नावल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जिक्र किया था और 1984 का जिक्र किया था। ये दोनों नावल्स डिस्टोपियन फिक्शन में माने जाते हैं। डिस्टोपियन फिक्शन में अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये किस तरह के वर्क्स हैं। ये मुझे याद है जब हमने पहला नावल अपना डिस्कस किया, पहले ये एक वीडियो बनाई थी नावल्स के ऊपर कि किस तरह के आपको नावल्स पढ़ने चाहिए, तो उसमें भी हमने डिस्टोपियन फिक्शन का जिक्र किया था। तो जब हम ऐसे नावल्स की बात करते हैं जिस तरह ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो गया 1984, और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम इन दो नावल्स का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि ये कितने रेलिवेंट है और किस तरह से ये फ्यूचर प्रिडिक्ट किया इन दो नावल्स ने। तो जब हम डिस्टोपियन फिक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वो फजूल में नहीं लिखा जा रहा होता। राइटर्स जो हैं दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द टाइम, और वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वो एक तरह से वार्न कर रहे होते हैं। आप ये समझ लें कि एक तरह से प्रिडिक्शन भी होती है, एक तरह से वार्निंग भी होती है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो आज हम दो नॉवेल्स डिस्कस करेंगे। ये क्लोजली कनेक्टेड इस सेंस में है, इनके प्लॉट थीम्स वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये क्लोजली कनेक्टेड इस तरह से कि इन्होंने जो फ्यूचर में होने वाला था वो इन्होंने प्रिडिक्ट किया। और आज जब हम देखते हैं तो ऐसे मुझे एक बार यूट्यूब की एक वीडियो में एक कमेंट लगा, आपको बड़ी शायद ही हंसी भी आई सुन के। अक्सर कंस्पिरेसी थ्योरीज होते हैं, तो उसमें से किसी ने लिखा हुआ था कि यकीनन जॉर्ज ऑरवेल और ऑल्डस एक्सले ये दोनों इल्यूमिनाटी के बंदे थे। तो इल्यूमिनाटी ने इनको पहले बता दिया था कि हम कोई आज से कोई 60 साल बाद इस तरह की दुनिया होंगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो आप इस तरह से नॉवेल्स देखें, ये कोई इतना बड़ा तुक्का लग नहीं सकता। यानी कि आप ये चेक करें कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रेडिक्शन की कि लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज ये कह रहे हैं कि इनको पहले से बताया गया था। तो आज अबू बकर के ये फेवरेट नावल है दोनों। तो मैं सबसे पहले अबू बकर आप ऑडियंस को ये बताएं कि दोनों की प्लॉट समरी क्या है, यानी बिल्कुल छोटा सा प्लॉट ओवरव्यू, ताकि फिर डिस्कशन में अवाम भी इन्वेस्टेड हो, फिर वो उनका भी दिल करे पढ़ने को। जिन्होंने पहले से पढ़ा उनको ज़्यादा एंजॉय करें। अच्छा, ये जो दो नावल हैं ये डिस्टोपियन फिक्शन में जो है ना वो टॉप पे हैं अभी। मतलब सबसे बेस्ट जो नावल्स हैं, आपने अगर पिक करना है तो ये दो पढ़ें, आप स्टार्ट करें, ये बेस्ट है। तो अब अगर इनकी हम जो है स्टोरी की बात करें, स्टोरी लाइन क्या है, प्लॉट क्या है, समरी, तो वो ये है कि जो 1984 है ना, उसमें वो बताते हैं आपको कि हाउ यू आर बीइंग वॉच्ड। आप अक्सर इसकी एग्जांपल अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो आप अक्सर देखा होगा आपने कि अगर आप कोई बात कर रहे होते हैं या कोई भी आइडिया सोच रहे होते हैं, किसी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप अचानक अगर आप अपना मोबाइल पकड़ें, फेसबुक ओपन करें, इंस्टा ओपन करें, तो वही चीज़ जो आप बातें करते होते हैं वही टॉपिक्स आपके सामने आ जाते हैं। मतलब वो आपको फीलिंग आती है कि हाउ डू दे नो, मतलब ये चीज़ें इनको कैसे पता है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि यू आर बीइंग वॉच्ड, वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं और आप उनके लिए मतलब एक काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट है। तो वो मॉनिटर करते हैं हर चीज़ को, जो उनकी मतलब बेनिफिट की चीज़ होती है वो पिक करके वो ही आपको यूज़ कर लेते हैं। तो 1984 का यही था कि हाउ यू आर बीइंग वॉच्ड, नो वन इज सेफ। तो उसमें मतलब वो कॉन्सेप्ट आपने सुना भी होगा, बिग ब्रदर इज वाचिंग यू। तो वो मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत फेमस है कि बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, मतलब यू आर बीइंग वॉच्ड। तो उसमें 1984 का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ भी कर लें और टोटलिटेरियन जो रेजीम है वो आपको जो है देख रहे हैं, और आप उनके खिलाफ अगर कोई काम करेंगे तो वो आपको जो है पकड़ लेंगे। तो ये उसकी स्टोरी है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हम जो है सिलेक्टिव हो सकते हैं बातें, जो है ओपनली हर बात नहीं कर सकते। कुछ ऐसे अदारे होते हैं जिनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद जो है वो जो है टैबू समझा जाता है उसको। तो 1984 यही है, मतलब कि टोटलिटेरियन रेजीम्स क्या करती हैं। तो उसके अलावा अगर हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात करें तो वो जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है कि मतलब जो है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी अपनी लाइफ है उसमें हम कितने जो है टेक्नोलॉजी के जो है ना डिपेंडेंट होते हैं। उसमें सोमा का कॉन्सेप्ट है। अब सोमा को आप जो है मोबाइल समझ लें, तो मोबाइल उसको इस सेंस में है कि वो सोमा के बिना गुजारा नहीं होता। तो मोबाइल के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें हर चीज़ के लिए मोबाइल चाहिए। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है कि हम एक दौर ऐसा आएगा, ऑल्डर सक्सेस ने ये बताया कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें आपका जो है टेक्नोलॉजी के अलावा गुजारा नहीं होगा। तो उसमें मतलब और भी बड़े थीम्स हैं, फैमिली सिस्टम का ये, और जो और भी बहुत चीज़ें। आप इनको इस सेंस में देखें कि दोनों में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इंडिविजुअल को है और इंडिविजुअलिज्म को सप्रेस कर दिया जाएगा, यानी एक इंडिविजुअल जो है उसकी फ्रीडम जो है उसको मार किया जाता है। एक में वो ऑपरेशन के थ्रू करते हैं, वो ऑपरेसिव रिजीम होती है। उसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप 1984 पढ़ेंगे तो विंस्टन स्मिथ जो होता है उसमें वो उसे कहता है कि 2+2 कितने होते हैं, वो कहता है 4 होते हैं। तो उसे जो है ना वो होता है, उसके पास कील होता है, तो वो उसके मतलब नाखून पे लगा के कहता है बताओ 2+2 कितने होते हैं। तो वो उसे कहता है 2+2 है 5 है, वो कहता नहीं 4 होते हैं।
जब वो नाखून के उसके कील जो है मारता है तो वो कहता है कितने, तो वो फौरन कह देता है 2+2 is 5। यानी ये है एक तो ब्रूटल क्रैकडाउन है, आपको बार बार टॉर्चर किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, तो ऑपरेशन के थ्रू, जबरदस्ती के थ्रू, जुल्म के थ्रू आपको बातें मनवा ली जाएंगी। ये भी आप अपने आसपास होते देखते हैं, इस वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा ही होता है कि आपको ऑप्रेसिव रिजीम्स मिलती हैं, टोटलिटेरियन रिजीम्स मिलती हैं। अब जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड वो इससे डिफरेंट कैसे है कि उसमें इसमें भी एक इंडिविजुअल जो फाइट कर रहा है सिस्टम के अगेंस्ट, विंस्टन स्मिथ, और वो हार जाता है। दूसरी तरफ उसमें सैवेज कैरेक्टर है, जो जॉन द सैवेज का कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिएगा कि एक में आपको जबरदस्ती, तो उसमें आप बार बार रेजिस्टेंस की तरफ जाते हो, लेकिन दूसरे में जब आपको बताई इस तरह आपको लाइफ बता दी जाए कि यही आपकी असल लाइफ है। जैसे इसकी एग्जांपल ये देखें कि आज के दौर में पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, साइकेडेलिक्स, ये सारी चीजें लोग अपनी मर्जी से लेने लग गए। ये किसी दौर में बहुत बुरी समझी जाती थी। आज के दौर में आप ये देखें, जो सोमा का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि कंज्यूमरिज्म जो है, ये कैपिटलिज्म है। ये आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको ये दिखाया जा रहा है कि हैप्पीनेस जो है वही आप सिर्फ वही आपकी परसूट होनी चाहिए। आप प्लेजर, हाँ, प्लेजर जो है सिर्फ वही सब कुछ है। अब वो प्लेजर जो है वो आप किस तरह से हासिल करते हो? अब वो जो मीन्स हैं उनके साथ अगर आप देखें तो आपको बाद में डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन को आप सप्रेस करने के लिए वंस अगेन सोमा लेते हो, साइकेडेलिक्स लेते हो, यानी एडिक्शन आपको हो रही है ऐसी चीजों की जो ठीक नहीं है, इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं है। तो अब उसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में आपको बताया जा रहा है कि जबरदस्ती आपसे डंडे के जोर के ऊपर आपसे बात बनवा ली जाएगी। आपने अक्सर ये कॉन्सेप्ट सुना होगा पाकिस्तान में, जो हमारी पूरी सोच में ही रच बस गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना। ये इनसेंसिटिव रिमार्क है, लेकिन आप इसको सिर्फ समझने के हद तक, ये वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली होता है, ये पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ। और दूसरी तरफ जो हम कहते हैं स्टेट जो है वो बड़ी पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट ने कौन सा तरीका ढूंढा है? उन्होंने तरीका ढूंढा है कि अवाम को पता ही ना चलने दें कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। Exactly. वो एक सर्कस चला दिया जाए, आपको छोटी छोटी चीप एंटरटेनमेंट दे दी जाए, नेटफ्लिक्स हो गया, ये ड्रग्स हो गए, उसके बाद आपके ये क्लब्स, ये डांस, ये पार्टीज, ये सारा कुछ। तो इसमें दोनों में इंडिविजुअल जो है एट द एंड ऑफ द डे वो सफर करता है, लेकिन एक में वो फाइट कर रहा है सिस्टम को, दूसरे में उससे फाइट करने का उसका दिल ही नहीं करता। जो बंदा फाइट करने जाता है, जॉन द सैवेज, उसको वो सोसाइटी से वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एंड पे वो मतलब वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसकी बात को समझता ही नहीं है। हर कोई कहता है उसमें मतलब उसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज पे बिलीव करता है, रिलीजन पे बिलीव करता है, लेकिन वो सारे कहते हैं नो एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जो चाहता है उसे करना चाहिए। तो उस पे एंड पे उससे वो सुसाइड करनी पड़ती है क्योंकि वो सिस्टम में वो गुजारा ही नहीं कर सकता, क्योंकि एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन। जब आप बात करते हो तो फिर सारे रिलेशनशिप्स खत्म, फैमिली सिस्टम खत्म, और उसके बाद एक इंसान को डिप्रेशन। अभी आपने अक्सर वेस्ट में ये एग्जांपल सुनी होगी कि वो बंदे की 3 महीने के बाद लाश में, और जब देखो तो बहुत तन्हा था। तो उसको वो कहते हैं ऑरवेलियन सोसाइटी। हाँ। तो ऑरवेलियन सोसाइटी जॉर्ज ऑरवेल से है, 1984 से है। तो उसके अलावा जो अगर इसकी एग्जांपल ब्रेव न्यू वर्ल्ड की भी इसमें ये मिलती है कि अगर आपने देखा होगा कि आप अगर फर्ज करें ऐसी आप सराउंडिंग में है जहां अगर आप मोबाइल यूज नहीं करें, फर्ज करें आप 24 आवर्स आपने मोबाइल के बिना या सोशल मीडिया के बिना गुजारने, आप नहीं गुजार सकते। आप कहेंगे मैं क्या करूं, डिपेंडेंट इतना ज्यादा हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो वो यही है, उसमें जॉन द सैवेज जो कैरेक्टर है ना, वो आप खुद अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप दिन में ये डिसाइड करें मैंने मोबाइल नहीं चलाना, जो है सोशल मीडिया से दूर रहना है, तो वो आपकी जॉन द सैवेज वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इन दी एंड यू वुड वांट टू कमिट सुसाइड। अच्छा, अब दोनों में वंस अगेन एक थोड़ा सा एक और डिफरेंट जो मुझे बड़ा पसंद था डिफरेंस। अच्छा, एक जो है वो अब मैंने बताया कि वो ऑपरेशन के थ्रू, जुल्म के थ्रू, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था जो आज के दौर में बहुत चलता है और ये बहुत कम लोगों को पता था, आपने मीडिया में देखी होगी, एंगलिंग। तो इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्या रखा हुआ था कि डबल स्पीक। अब डबल स्पीक में क्या होता है? डबल स्पीक कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें आप लैंग्वेज जो है उसको ही मैनूवर करना शुरू कर दो, उसको ही मैनिपुलेट करना शुरू कर दो। लेट्स से आप रेजिस्टेंस का वर्ड ही खत्म कर देते हो, फ्रीडम का वर्ड ही खत्म, आप कह देते हो स्लेवरी इज फ्रीडम, बार बार बताई जाए तो हाँ, तो जब वो वर्ड्स खत्म हो गए, उनके मीनिंग खत्म हो गए, तो आपको पता चला कि पीस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि वार और पीस सेम हो गए। इसके ऊपर जो है ना 1984 का चैप्टर 5 जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो आपको वेरी कंपेलिंग, इंगेजिंग, तो आप वो उस पर जो ज़्यादा फोकस करें। अगर आप पढ़ें नॉवल ये जरूर पढ़ें, तो उसको आप फोकस करेंगे किस तरह अगर वर्ड्स को खत्म करते हैं तो वो जो है वो इमोशंस भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप नहीं कर आप जब दूसरी तरफ देखते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो मुझे लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, यूरोप, जितनी बार मैं यूरोप में विजिट किया है, मैंने इंग्लैंड में जब भी देखा 1% फर्क नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एज इट इज जो उसने प्रेडिक्ट किया था वही हो रहा है ना। रिलेशनशिप मैटर करते हैं, हाँ, रिलेशनशिप भी मैटर नहीं कर रहे,
फैमिली सिस्टम मैटर नहीं कर रही, मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो डिमोलिश हो चुका है, और किस तरह से सारे लोग जब ड्रग्स लेते हैं, जब भी वीकेंड पे हम देखते हैं सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो गिरे पड़े होते हैं सड़कों पे, किसी को कोई पता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ड्रग्स कॉमन है, ड्रग्स कॉमन है, फिर से परेशान होते हैं, फिर से साइकेडेलिक्स लेते हैं, फिर से वो लेते हैं ड्रग्स और डिप्रेशन सारा कुछ जो किसी दौर में। और फिर वो उसकी लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि हम कहते हैं ना हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं, तो वो कहता है आई एट सिविलाइजेशन, इट पॉइजन मी, वो सिविलाइजेशन को पॉइजन कहता है। और वो किस तरह की सोसाइटी जिसमें कहता है लिटरेचर को खत्म कर दो, लॉयल्टी को खत्म कर दो, लव को खत्म कर दो, रिलेशनशिप्स को खत्म कर दो। तो जब ये सारा कुछ आप खत्म कर देते हो तो फिर आप इंसान नहीं, आप एक रोग कहता है उसमें, कहता है आई डोंट वांट कंफर्ट, आई वांट गॉड, आई वांट सिन, आई वांट गॉड। तो उसमें वो कहता है कि छोड़ दो सारा कुछ, तो उसमें ये बात करता है। तो वो उसमें कैरेक्टर जो है ना आपको फील होगा, ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो जो है ना मेरे ख्याल से आप कोई भी बंदा पढ़ेगा ना ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो वो फील फौरन करेगा कि यार इट इज आवर सोसाइटी। वो जो बड़ा फेमस कोड है व्हेन एन इंडिविजुअल फील्स द कम्युनिटी रील्स, वो क्या बता रहा है कि इंडिविजुअल को हमने सबको हुई, जितने भी इंसान है सबको हमने इस तरह से मैनिपुलेट करना कि उनके अंदर 1% भी रेजिस्टेंस की ख्वाहिश ना रहे। और ये सॉफ्ट वे में है, मतलब एक तो वो है कि आप हार्डकोर स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो मारदार, और उसमें फिर भी बगावत के चांस होते हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला तो इतना डेंजरस है कि उसमें बगावत का चांस ही नहीं बचता। क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। यही चीज अगर आप मतलब देखें, इसमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे एक सीरीज भी बनी है और मिनी सीरीज है, तो उसके अलावा जो है ब्लैक मिरर एक टीवी शो है नेटफ्लिक्स पे, उसमें एक एपिसोड है जिसमें ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाली सोसाइटी ही दिखाई गई है, 50 मिलियन मैरिट्स आई थिंक। तो उसमें मतलब एग्जैक्टली यही दिखाया गया, वो इंडिविजुअल जो होता है वो इन दी एंड फिर पार्ट बनना पड़ता है उसे। तो 1984 में भी जो आप देखें हाउ आयरॉनिक, उसकी एंडिंग लाइन क्या, ही लव्ड द बिग ब्रदर, वो सारी उसकी आपको करना पड़ता है, आपको मारा इतना जाता है, आपको पनिश इतना किया जाता है, आपको डराया इतना जाता है, और आपको बताया जाता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग वॉच्ड, पैनोप्टिकॉन जो कॉन्सेप्ट था फुको का। तो इन दी एंड आपके पास बचता ही कुछ नहीं है, आपको पता है कि जरा सी आप बात करोगे तो उसी वक्त कोई ना कोई आपको पकड़ने आ जाएगा और पनिश किया जाएगा। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो लिटरेचर है उसका क्या इन्फ्लुएंस है, कि ये बोरिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये दो नॉवेल्स पढ़िए और फिर मुझे बताइएगा कि लिटरेचर का इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। इन दो नॉवेल्स को जो है मुझे क्यों पर्सनली पसंद है और मैं इनको हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में क्यों रखता हूँ, और वैसे भी ये टॉप 20 में आपको हमेशा मिलेंगे। तो उसकी रीज़न ये है कि मैं जो चीज़ जो हमें जिसके ऊपर रखना होता है वो ये है कि रेलिवेंट कितने हैं और इनकी मतलब यूनिवर्सैलिटी कितनी है। तो ये दोनों नॉवेल्स ऐसे हैं कि वो टाइमलेसली रेलिवेंट है। आप जितनी सोसाइटी आगे जाएगी ये उतने ज़्यादा रेलिवेंट होते जाएंगे। तो उसके अलावा जो है यूनिवर्सैलिटी उसमें ये है कि ये यूनिवर्सल थीम्स हैं। आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि आप जो है टेक्नोलॉजी ने जो है हाईजैक कर लिया आपको। मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी बात करूं तो मैं भी 24 आवर्स मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। तो ये चीज़ है। तो 1984 जो है उसके भी कॉन्सेप्ट यही है कि वो रेजिस्टेंस जो है उसको कैसे मतलब वो देखते हैं वो आप, तो वही चीज़ है। तो आप अब इन दोनों नॉवेल्स को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि लिटरेचर बोरिंग है, इररेलेवेंट है, या वाकई लिटरेचर जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, रेलिवेंट भी है, और वो अक्सर फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर देता है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए जो बेस्ट बेट होता है वो लिटरेचर। प्रेडिक्शन नहीं होती, ये प्रोफेसी होती है इन नॉवेल्स में। तो बहुत शुक्रिया। सी यू अगेन।